नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वर्षा अडालजा जी का उपन्यास मेरा भी एक घर हो का द्वितीय अध्याय। लीना को महसूस होता सुरेखा नाम की धुरी पर घर तीव्र गति से गोल गोल घूम रहा है। उसे चक्कर आ जाता। उसे लगता वह चीख चीख कर सारे घर से कह दे, नहीं नहीं, बस बहुत हो गया। अब मैं सुरेखा के नाम पर ये ज्यादतियां सहन नहीं कर सकती। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो अपने ढंग से जिंदगी जीने का हक है। लेकिन फिर माँ तथा बाबूजी की याचना भरी दृष्टि उसके समक्ष उभर आती और लीना। माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। माँ को दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने पूर्ण रूप से आराम करने की सलाह दी थी। कॉलेज की परीक्षा, माँ की बीमारी, घर का कामकाज, सुरेखा की देखरेख। लीना को लगता उसे एक मोटे खंभे से कसकर बांध दिया गया और नियति के क्रूर हाथ जब भी जी चाहे उस पर कोड़े चलाते रहते हैं। वह निरुपाय, ना अपने को बचा ही सकती है, ना सहन करना चाहती है। लेकिन सब कुछ, जिस रात माँ की मृत्यु हुई, कितनी शांत और भयानक रात थी वह। पूरा घर स्तब्ध सा हो रहा था। काफी रात बीत गई थी। सभी धड़कते हृदय से माँ के बिस्तर के पास जागते हुए बैठे थे। हांफते से स्वर में माँ ने कर्राते हुए लीना को अपने समीप बुलाया और उसका हाथ अपने निर्जीव से हाथों में लेकर कहा, लीना, मैं जानती हूँ मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है, तुझे कोई सुख नहीं दिया, किंतु तू तो मुझे समझ सकती है बेटा। तू भी तो स्त्री है ना। इसके सिवा और कोई उपाय भी तो नहीं था। पर आज इस अंतिम समय मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मुझे विश्वास है यह घर तेरे मजबूत कंधों के सहारे जिंदा रहेगा। मैं शांति से जा रही हूँ। लीना को लगा माँ के पार्थिव शरीर को वह झकझोर कर चीख पड़े, नहीं माँ नहीं, मुझसे नहीं होगा यह सब। मैं इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकूंगी माँ। मेरे कंधे देखो माँ, कितने छोटे हैं, कितने छोटे। किंतु उसकी चीख गले में ही घुटकर रह गई। वह कुछ भी ना कह सकी, बस फटी फटी आंखों से माँ का निर्जीव शरीर ताकती रही। कई दिनों तक लोगों की आवाज उसके कानों में गूंजती रही, कितनी हिम्मती लड़की है, लड़की मिले तो भाई ऐसे। ईश्वर ने लक्ष्मी बहन को लड़की के रूप में लड़का दिया है, कितनी भाग्यशाली थी वे। सुरेखा बिना खाए पिए पूरा दिन उदासी घर में घूमती रहती या कभी कमरा बंद किए पड़ी रहती। अक्सर वह माँ की फोटो के समक्ष बैठी घंटों रोती रहती। लीना चुपचाप घर का काम करती रहती। केसर को रसोई में मदद करती, फिर कॉलेज जाती। कॉलेज से घर आती, ना कहीं आना ना कहीं जाना। जाने के लिए टाइम भी तो नहीं मिलता था। रात को थककर जब वह बिस्तर पर पड़ती तो अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाती। कमरे में अंधेरा करके वह काले आसमान को उस खिड़की से ताकती रहती, जो इस अकेलेपन में ही उसका एकमात्र सहारा थी। हरिदास पोर्च में काफी रात गए तक बैठे रहते। कभी कभी लीना भी उनके साथ सीढ़ियों पर बैठी रहती। पूरे समय वे बिना बोले एक दूसरे के आसपास बैठे रहते, मानो मानो कि शब्द चुक गए हो, कहने के लिए पास में कुछ भी ना हो। एक स्थिर उदासी ने सारे घर को डस लिया था, सिर्फ एक आदमी के ना रहने से। किंतु एक दिन अचानक घर की बची कुची जिंदगी भी टुकड़ों में बट गई। लगता था उन्हें अकेला, नितांत अकेला छोड़ देने का निश्चय कर लिया था नियति ने, या कोई षड्यंत्र। अचानक हरिदास पर पक्षाघात का हमला हुआ। शरीर का निचला हिस्सा निर्जीव हो गया। माँ की मृत्यु के तुरंत बाद ही बाबूजी की यह बीमारी। सुरेखा दुख से भीतर ही भीतर गलने सी लगी। बाबूजी के बिस्तर के करीब वह उनका हाथ पकड़े बैठी रहती और कोई भी काम वह नहीं कर पाती थी। बाबूजी की संपूर्ण देखभाल, मालिश की व्यवस्था, डॉक्टर के पास भाग दौड़ तथा घर का भी ध्यान। लीना को कुछ भी सोचने या महसूस करने का भी मौका कहाँ मिलता था। एक यंत्र की तरह बस चलते ही रहना। बाबूजी अब काफी स्वस्थ हो गए थे। व्हीलचेयर के सहारे वे घर में यहाँ वहाँ टहलते रहते। एक रात हमेशा की तरह खाना हो जाने के पश्चात लीना बाबूजी को व्हीलचेयर पोर्च में ले आई। बाबूजी, आज मैं आपके पास नहीं बैठूंगी, अच्छा? थोड़ा पढ़ना है, एक निबंध भी तैयार करना है। 2 दिन से बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा, कहकर लीना जाने के लिए मुड़ी। लीना, लीना बेटा, थोड़ी देर बैठना मेरे पास। मुझे तुझसे कुछ काम है, बैठ तो। हरिदास का कांपता स्वर सुनकर लीना सहसा ठिठक गई। उनके नजदीक आकर चिंता से बोली, जरूर बैठूंगी बाबूजी, लगता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं। आज मैं आपके करीब ही बिस्तर बिछाऊंगी, जरा सा भी कुछ लगे तो मुझे उठा लीजिएगा। निबंध मैं सुबह जल्दी उठकर लिख लूंगी।
करीब आई हुई लीना का हाथ उन्होंने खींचकर अपनी छाती से चिपका लिया। लीना चौंक उठी। उसने अपने हाथ पर कुछ गर्म बूंदें महसूस की। आप रो रहे हैं बाबूजी? नहीं। आप अगर इस तरह हिम्मत छोड़ेंगे तो मैं क्या करूंगी? मुझे कौन सहारा देगा? वह बाबूजी के पैरों के पास बैठ गई। आप क्या कहना चाह रहे थे? निसंकोच कहिए। जो कुछ भी आपके मन में है सब कह दो बाबूजी। हरिदास कड़वी हंसी हंसती है। संकोच संकोच किससे बेटी? अगले जन्म में ना जाने कैसे कर्म किए थे जिनका प्रतिफल मेरे साथ साथ तुझे भी और पूरे घर को भोगना पड़ रहा है। लगता है छाती पर पहाड़ लिए ही जाना होगा। सुनकर लीना अस्थिर हो उठी। क्या हो गया आज बाबूजी को? हिम्मत ना हारने वाले बाबूजी आज कैसी थकी थकी बातें कर रहे हैं। उससे रहा नहीं गया। तुरंत बोल पड़ी। कभी भी यह सब नहीं कहते, फिर आज क्यों बाबूजी? क्या बात है, मुझे बताइए ना। तुझसे ही तो कहूंगा बेटी, तेरे सिवा दूसरा कौन है? तू यह बंगला बेच डाल ली ना। बाबूजी ठीक कह रहा हूँ बेटा, तू तो इस घर की मालकिन है। तुझसे क्या छिपाना। मैं तो अब शायद किसी काम के लायक नहीं रहा। जो कुछ जिंदगी भर की बचत थी वह लक्ष्मी तथा सुरेखा की बीमारी चाट गई। बाकी बचा कुछ खुद मुझ पर ही स्वाह हो गया। तो खुद ही सोचना, बिना किसी आमदनी के हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। 2 दिन से मैं भीतर ही भीतर सोच सोच कर घुल रहा हूँ, पर तुझसे कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। एक पिता होकर कहते कहते वे पुनः रुक गए, जैसे गले में कुछ फंस गया हो। फिर धीरे से बोले, 2 दिन हो गए नोटिस आए हुए, बंगले के लोन का इंस्टॉलमेंट भी भर नहीं पाया। ओह, लीना ने सिर पकड़ लिया। इसलिए कहता हूँ बंगला बेच दे, अभी इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। हम लोग कहीं छोटा सा घर ले लेंगे। लीना धीरे से उठ खड़ी हुई। ठीक है, सोचकर बताऊंगी। आगे हरिदास कुछ कहे इसके पूर्व ही वह झटके से अपने कमरे में चली गई। उस रात लीना सो नहीं सकी थी। वह रोती भी नहीं रही थी। अब यह सारी भावुकता उसे अनावश्यक लगती थी। त्याग, बलिदान, महान जैसे शब्द सुनने और सोचने में भी खोखले प्रतीत होते थे। अब तो जो कुछ भी करना है, सोचना है, अत्यंत व्यवहारिक बनकर। नहीं, बंगला तो वह बेचने नहीं देगी, नहीं तो इतने लोगों के साथ कहाँ छत ढूंढेगी। उस छोटे से घर का खर्च, निर्वाह का खर्च। एक निश्वास के साथ उसने खिड़की तथा खिड़की से दिख रहे उस आसमान के टुकड़े की ओर पीठ कर ली। वह जिएगी तथा उन सबको जिंदा रखेगी। लीना कॉलेज छोड़ देगी, बस कल से ही कॉलेज बंद। साइंस नहीं ले सकी तो क्या आर्ट्स भी नहीं पढ़ेगी? वह नौकरी करेगी। लीना ने कॉलेज छोड़ी और कुछ दिनों की भाग दौड़ के पश्चात उसे एक अच्छे ऑफिस में टाइपिस्ट की नौकरी मिल गई। स्कूल के समय शौक के लिए सीखी गई टाइपिंग अनजाने ही उसके काम आई। वह खूब मेहनत करेगी तथा स्पीड फटाफट बढ़ाने की भी कोशिश करेगी। टक 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 के स्वर से वह एक रस हो उठेगी। नौकरी की बात पक्की होते ही लीना ने सबसे पहले यह सुखद समाचार हरिदास को सुनाया। हरिदास सुनकर बहुत टुकुर टुकुर उसकी तरफ देखते रहे, फिर कुछ बोले बिना अपनी व्हील चेयर को खुद ढकेलते हुए अपने कमरे की ओर चल दिए। उन आंखों की पीड़ा लीना महसूस कर रही थी। वह भी निशब्द खड़ी रह गई। आजकल सुरेखा की तबीयत अच्छी रहती है। अब पढ़ाने के लिए मास्टर जी भी नहीं आते। सुधरी हुई तबीयत तथा जी भर आराम ने उसके भरे गालों में गुलाबीपन भर दिया था। उसका सौंदर्य अत्यंत लुनाईपूर्ण लगता था। वह अब कढ़ाई बुनाई की क्लास में जाती थी तथा घर में बैठकर सुंदर सुंदर डिजाइनें भी काढ़ा करती थी। डॉक्टर के बिल धीरे धीरे चुकता हो गए थे। लोन का इंस्टॉलमेंट समय पर भर दिया जाता था। सोफे पर नए कवर चढ़ गए थे। धीरे धीरे घर एक नए रंग, नए ढंग से सज गया था। लीना नौकरी कर रही थी। उसने घर का बोझ अपने मजबूत कंधों पर संभाल लिया था। पर जिस वक्त वह सुंदर उजली धुली सुरेखा को टेबल लैंप के प्रकाश में कढ़ाई करते हुए देखती तो बस एकटक देखती ही रह जाती। सुरेखा के कमनिया होठ हंसकर कहते, दीदी यह डिजाइन कैसी है? अपनी डाइनिंग टेबल के रुमालों के लिए मैंने खास चुनी है। सुनकर लीना हल्के से मुस्कुराती थी तथा पुनः अपने हिसाब की डायरी में लिखने में मशगूल हो जाती। दीदी मैं सोने जा रही हूँ। सुरेखा के धीमे स्वर ने उसे सहसा चौंका दिया। वह अतीत की कोमे से अचानक उबर आई। आज शाम को रमीला के घर उसके जन्मदिन की पार्टी थी। उससे ऑफिस में ही उसका खास बहनापा था। बहुत सारे लोग इकट्ठा होने वाले थे कि अचानक लीना को स्मरण हो आया कि आज तो अनुपम भी वहां आने वाला है। कितने दिनों से लीना इस दिन की अधीरता से मन में प्रतीक्षा कर रही थी। उसने विशेष कढ़ाई करके अपनी एक रेशमी साड़ी पर आज के लिए करवाई थी।
शाम को वह तैयार होने लगी। इतने में ही सुरेखा आ गई तथा उसके साथ स्वयं भी चलने की जिद करने लगी। आवेश में आकर उसने सुरेखा को बुरी तरह डांट दिया। काफी अरसे बाद उस पर पुनः दौरे का अटैक हुआ था। सुरेखा जब अपने कमरे में चली गई तब लीना पलंग पर से उठकर ड्राइंग रूम में आई। थोड़ी देर पहले गुस्से से उतारकर फेंक दी गई साड़ी को उसने दोनों हाथों से उठा लिया। उसके होठ वितृष्णा से तिरछे हो गए। ओह सुरेखा! उसे महसूस हुआ सुरेखा उसकी जिंदगी के साथ जोंक की तरह चिपक गई है जो उसका सारा लहू चूस लेगी। उसने साड़ी को बेदिली से पुनः सोफे पर फेंक दिया और अपने कमरे में आ गई। नींद भी नहीं आ रही थी। खिड़की के सीखचों से लगी वह अंधेरे में ताकती रही। सांझ को सुरेखा की चीख सुनते ही फेंक दी गई पानी सींचने वाली झाड़ी मोगरे की क्यारी के समीप अस्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। वह अकेली है, नितांत अकेली। मोगरे की नन्ही नन्ही कलियों के गुच्छों को देखती रही। लगता था रात के अंधेरे में आसमान के चमकते सितारे धरती पर उतर आए हैं और इन मोगरे के पौधों पर गुच्छों में इकट्ठे हो गए। शायद अंधेरी रात से या इस भयानक सन्नाटे से वे कभी नहीं डरते। दूसरे दिन सुबह लीना बहुत देर से उठी। सूरज काफी चढ़ाया था। अपने कमरे में आकर उसने जल्दी जल्दी बाल संवारे। ऑफिस के लिए निकलने में अभी वक्त था, किंतु यहाँ से वह शीघ्र ही निकल जाना चाहती थी। किसी के साथ बोलने के मूड में वह नहीं थी। उसने अलमारी खोलकर बिना सोचे थप्पी में से एक आसमानी साड़ी खींची और जल्दी से साड़ी लपेट हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक होठों पर फेर ली। कड़ाई करती हुई सुरेखा जब मीठी हंसी हंस पड़ती तो उसके होठ कुछ अधिक गुलाबी हो जाते। उसका चेहरा खिले हुए मोगरे की तरह भीनी भीनी सुगंध से महकता रहता। उसकी कड़ाई नफासत से भरी नक्काशीदार होती थी। उफ! फिर से सुरेखा सुरेखा! उफ! विचारों में भी तो पीछा नहीं छोड़ती। क्या उसे अपने होठों पर लिपस्टिक लगाते हुए सुरेखा के होठों की परछाई? उसे लगा सुरेखा की धीमी सुस्त चाल की जगह वह कितनी स्फूर्ति भरी स्मार्ट चलती है। जो भी काम हो सूझबूझ से मिनटों में करती है। इसकी तारीफ अनुपम ने भी तो की थी। अचानक लीना को अनुपम का हंसमुख चेहरा याद आ गया। अनुपम उसके विषय में क्या सोचता होगा? दीदी! सहसा वह चौंक उठी। लिपस्टिक उसके हाथ से छूटकर गिरकर आईने के सामने गिर गई। उसमें सुरेखा का प्रतिबिंब पड़ रहा था। बिना कुछ बोले उसने नीचे झुककर लिपस्टिक उठा ली। फिर कुछ स्वस्थ होने का प्रयत्न करती हुई सुरेखा की ओर अपना चेहरा घुमाया। उदास सुरेखा उसके पलंग की पार्टी पर बैठ गई। भीगे हुए सर में मुंह नीचा किए हुए बोली, कल रात अपने बर्ताव के लिए मैं बहुत दुखी हुई थी। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। आपकी पार्टी में मुझे जाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों मैं फिजूल की जिद करती हूँ? आपका सारा उत्साह मैंने ख़त्म कर दिया। और आपकी प्यारी सी साड़ी, छी छी छी! सोचती हूँ तो स्वयं पर घृणा हो आती है। जो होना था वह तो हो गया। कल तो कब का बीत गया। अब वह सांझ लौटकर तो आएगी नहीं। अफसोस करने से क्या हाथ लगेगा। कबाड़ से अपना पर्स निकाल हाथ में पकड़ी हुई लिपस्टिक उसमें डाल। फिर वह एक झटके से कबाड़ बंद करके पीछे मुड़ी और तीर से कमरे से बाहर निकल गई। उसे बुरी तरह महसूस हुआ यह घर, ये बातें, ये हवा, सब कुछ जहरीली गैस में परिवर्तित हो गया जो उसे खत्म कर देना चाहती है, उसका दम घोट देना चाहती है। जल्दी जल्दी भीड़ भरे रास्तों से गुजरती वह ऑफिस में दाखिल हुई तो लगा यह जगह बहुत बड़ी है, बहुत खुली हुई। यहाँ वह भरपूर सांसें ले सकती है। आज वह ऑफिस कुछ पहले ही आ गई थी। उड़ती उड़ती सी नज़र चारों ओर डालती हुई अपनी कुर्सी पर जब बैठी तब उसकी बेचैनी काफ़ी कम हो चुकी थी। रमीला उसकी बगल वाली कुर्सी पर बैठती थी किंतु अभी तक नहीं आई थी। कल का बचा कुचा काम कर उसने फुर्ती से निपटाया। काम करते हुए कई बार उसकी दृष्टि घड़ी के कांटों पर गई। बस कुछ समय बाद ही लंच टाइम हो जाएगा। वह ऑफिस की कैंटीन में जाएगी, नाश्ता करेगी, चाय पिएगी। वहाँ अनुपम भी तो मिलेगा। लीना को देखकर अनुपम कहेगा, आओ आओ लीना, क्या मंगाऊं तुम्हारे लिए? वह कुछ उत्तर दिए बिना धीरे से मुस्कुरा देगी। कॉफ़ी पियोगी मेरे साथ? फिर अनुपम खूब बातें करेगा और वह कॉफ़ी का प्याला उंगलियों में थामे उसकी रसपूर्ण बातों में उलझ जाएगी। लीना ने फिर से घड़ी देखी। अरे लंच टाइम हो गया। वह झट से अपने रूम से बाहर आ गई और कैंटीन जाने के लिए लिफ्ट में दाखिल हो गई। अनुपम क्या कहेगा? कल तुम पार्टी में क्यों नहीं आई? ओ, मैंने तुम्हारी कितनी प्रतीक्षा की, ऐसा ही तो कुछ वह कहेगा। लीना का मन सोचकर ही धड़क उठा। खटाक की आवाज के साथ लिफ्ट का दरवाजा खुला। दूसरे के निकलने से पूरी हुई वह बाहर आ गई। कैंटीन में दाखिल होकर उसने खोजपूर्ण दृष्टि पूरे हॉल पर डाली। अभी तक अनुपम आया नहीं था। उसने एक कॉर्नर की टेबल पसंद की, बैठ गई।
अनुपम को उसने उस दिन पहली बार देखा था। इसी कैंटीन में वह खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठा था। चाय का कप सामने पड़ा था और वह कोई किताब पढ़ने में इतना मशगूल हो गया था कि उसे चाय का भी ध्यान नहीं था। देखकर उसे हंसी आ गई। सचमुच में गुन्नू है। उसके बाद 2 दिन तक वह कैंटीन में दिखाई नहीं पड़ा और वह भी उसे भूल गई। तीसरे दिन वह रमीला के साथ कैंटीन थोड़ा लेट पहुंची थी। दोनों बातें करती हुई उसी कॉर्नर टेबल पर बैठ गई। तुरंत उसकी नज़र सामने पड़ी। वही युवक धीरे धीरे नाश्ता करता हुआ किताब भी पढ़ता जा रहा था। उसने हंसकर रमीला से कहा, अरे जरा सामने तो देख किताबी कीड़ा, पहले दिन भी मैंने इसे ऐसे ही देखा था। रमीला ने उसके पेट में चिकोटी काटी, फिर हमेशा की तरह आंखें मटकाती हुई शरारत से बोली, क्यों, क्या बात है? तुझे एकाएक इसकी फिक्र कैसे होने लगी? छी, लीना ने सुनकर सिर झटका, परंतु अचानक पूरे शरीर में उसके एक सुरसुरी सी महसूस हुई। हमेशा हर वक्त उसके दिमाग में सुरेखा ही सुरेखा घूमती रहती थी। अपने विषय में इस ढंग से उसने कभी सोचा ही नहीं था, ना महसूस ही किया था। अनजाने ही रमीला की चुटकी ने उसे खुद के विषय में एक अजीब ढंग से सोचने पर विवश कर दिया था। वह ढंग जो अत्यंत स्वप्निल था। वह अकारण ही शर्मा गई। बातों का रुख बदलने के लिए उसने पास से गुजरते हुए बैरे को रोककर नाश्ते का ऑर्डर दे डाला। उस दिन के बाद अपने भीतर जगा दिए गए उस ख्याल के सम्मोहन से वह हर वक्त घिरी रहती। ऑफिस में वह स्वयं को पूरी तरह काम में डुबो देती, किंतु जैसे ही लंच टाइम करीब आता वह झट से फाइलें समेटकर एक और उठकर खड़ी होती। अब वह कैंटीन में दाखिल होने से पूर्व क्लॉक रूम में जाकर एक निगाह खुद के चेहरे पर डालना न भूलती। कैंटीन में घुसते ही उसकी दृष्टि सारी टेबलों पर घूम जाती। अनुपम अगर ना दिखाई पड़ता तो स्वयं से कह उठती, मुझे उससे क्या, किंतु फिर किसी टेबल पर जाकर बैठते ही एक अनमनापन स्वयं उसके चेहरे को दबोच लेता। कुछ समय बाद जब वह चाय की चुस्कियां ले रही होती और अचानक अनुपम कैंटीन में दाखिल हो रहा होता तो बिना फूके चाय का घूंट लेने से उसके होठ जल जाते। ऊंचा कद, गोरा कसरती बदन, बेफिक्री से उड़ते हुए बाल, सब कुछ अत्यंत आकर्षक। और लीना का सहेज कर स्थिर किया गया मन फिर अनजानी दिशाओं में प्रवाहित होने लगता। आजकल रमीला 1 महीने की छुट्टी पर थी। वह हिल स्टेशन गई हुई थी। कभी कभी उसका पास न होना लीना को खल जाता। रमीला के जाने के 2-3 दिन बाद की घटना है। उसे कैंटीन में वह अकेली बैठी थी। मैं अगर यहाँ बैठ जाऊं तो आपको कोई एतराज तो ना होगा? लीना ने ऊपर देखा। टेबल पर जरा झुककर अनुपम उससे पूछ रहा था। वह सिर्फ उसे ताकती ही रह गई, कुछ जवाब न दे सकी। सचमुच क्या अनुपम उससे पूछ रहा था? आपका जवाब न देने का मतलब है जनाब को कोई ऐतराज नहीं, यही माने लूं? कहकर वह कुर्सी खिसकाकर उसके सामने ही बैठ गया। फिर एक उन्मुक्त ठहाका छोड़ा उसने। लीना भी हंस पड़ी। लगा अचानक उसके व्यक्तित्व का अकेलापन चूर चूर हो गया है। अनुपम की खुली हुई हंसी के साथ उसे अपनी हंसी भी बहुत प्यारी लगी थी। आसपास बिखरी हुई गहमा गहमी अब उसे जीवन जीता हुआ एक सैलाब महसूस हो रहा था। आपको लग रहा होगा मैं भी कितना अजीब हूं ना, है ना? पर क्या करूं, लेट हो जाने से सारी टेबल हाउसफुल हो जाती हैं। हालांकि आपको इस तरह बैठा देख मैं समझ गया कि आप मूड में नहीं हैं। ठीक ही अनुमान था आपका। मेरे सिर में काफ़ी दर्द था। दर्द था, अब नहीं है? वह पुनः हंस पड़ा। उसका जवाब सुन वह भी हंस पड़ी। लीना का मन इन बातों से गुदगुदा उठा। मैंने 2 कप चाय ऑर्डर दे दी है, फर्स्ट क्लास चाय। 1 कप आपके लिए। जी, मेरे लिए कष्ट? हाँ, तो आपके पास बैठने का भाड़ा तो देना ही होगा ना। और फिर दोनों हंस पड़े। अनुपम के साथ था लीना का यह प्रथम परिचय। फिर तो कई बार वह लीना को चाय का आमंत्रण देता, या कभी लीना नाश्ता कर रही होती तो वह भी उसके साथ बैठकर खाने लगता। अनुपम तरह तरह की बातें सुनाता, हंसाता और अचानक आता, अचानक वैसे ही चला जाता। उस दोपहर अनुपम ने बहुत सारी बातें की थी। चित्रों की नई प्रदर्शनी के विषय में, नई नई पढ़ी गई किताबों के बारे में, राजनीति की चर्चा, और लीना मंत्रमुग्ध सुनती रही। एक सुखद अनुभूति मधुर पुलकन से उसका रोम रोम खिल उठा। लंच का समय जैसे मिनट भर का हो गया, ऐसा लीना को लगा। इसके बाद दोनों ऑफिस आ गईं। बैठते ही उसने टाइपराइटर संभाला। उसकी उंगलियां अक्षरों पर हवा की रफ्तार से दौड़ने लगी। कितनी फुर्ती महसूस कर रही थी वो, कितना हल्कापन।
किंतु क्या अनुपम उससे शादी करेगा? यह विचार आते ही उसकी उंगलियां टाइपराइटर पर जम सी गई। नहीं, अनुपम जरूर उसे चाहता होगा, मात्र समय, उसे थोड़ा समय मिल जाए। तभी रमीला आकर उसकी टेबल के सामने खड़ी हो गई। अरे क्यों री लीना, अच्छा दगा दिया तूने, कल रात पार्टी में क्यों नहीं आई? लीना के विचारों का तांता एकाएक टूट गया। रमीला सामने खड़ी उससे पूछ रही थी। वह अमीर थी, मात्र शौक के लिए नौकरी करती थी। शायद किसी अच्छे युवक की तलाश में वह अपना समय इस तरह व्यतीत कर रही थी। लीना धीरे से हंस पड़ी। अच्छा, लड़का और शादी, उसे अनुपम याद आ गया। रमीला भले पैसे वाली हो, किंतु वह सचमुच भाग्यशाली है। तो इस तरह झूठ मूठ हंसकर मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती, समझी? पर्स उंगलियों में घुमाती हुई रमीला ने तनिक रोष भरे स्वर में कहा। किंतु लीना खुश थी। हंसते हुए बोली, भाई तुम्हारी तरह हमारा गुजारा कहाँ? मैं कुछ समझी नहीं। इसमें समझने जैसा है क्या है? कल रात बाबूजी के पेट में काफ़ी दर्द होने लगा, डॉक्टर को बुलाना पड़ा, और तू जिस वक्त पार्टी से थक थका कर बिस्तर पर पड़ी होगी, उस वक्त शायद मैं भी बिस्तर पर लेटी होंगी। सुरेखा का खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के आगे उभर आया। उसे किसी तरह हटाकर लीना हंसकर झूठ बोल गई। लीना के पास इस वक्त काम नहीं था। साहब दोपहर की मीटिंग के बाद ही कागज भेजेंगे, सो उसे टाइपराइटर टाइप कर तैयार करने होंगे। तब तक वह भी फ्री है। उसके दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा तड़ाक से फोड़ दी, मानो शरीर की टूटन निकाल रही। फिर फोन से 2 कप कॉफी का ऑर्डर दे डाला। रमीला धीरे से बोली, लीना तू सचमुच भाग्यशाली है। लीना को सचमुच अचरज हुआ। आज तक उसने अपने विषय में कभी ऐसा नहीं सोचा। कॉफ़ी आ गई। कॉफ़ी का एक छोटा सा गर्म सिप लेकर रमीला पुनः बोली, तू भाग्यशाली है, तेरी जिंदगी में कुछ करने के लिए तो है, आगे बढ़ने का संघर्ष है, लड़ाई लड़कर कुछ पा सकने का गौरव तो है। सच कहूँ तो मुझे तेरा जीवन अर्थपूर्ण प्रतीत होता है, सुखी लगता है। कॉफ़ी का आखिरी सिप लेकर रमीला ने खाली प्याला टेबल पर रख दिया।